Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about the rise of nationalisms in Europe. तो आज हम ये जो चैप्टर्स है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में कैसे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसके बाद कैसे ऑल ओवर यूरोप में डेमोक्रेसी बेस पे गवर्नमेंट को लाया गया या आया, इसके बारे में, और कहाँ से चिनगारी इसकी, कहाँ से नेशनलिज्म की शुरुआत हुआ, आपको नेशन स्टेट का शुरुआत हुआ, रिपब्लिक का डेमोक्रेसी जैसे आइडियोलॉजी और विचारधारा का शुरुआत हुआ और किस तरह से फैला, इन सब के बारे में एक एक करके कड़ी बाई कड़ी हम चीज़ों को स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को बताने के प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप 9th में जो फर्स्ट चैप्टर्स है फ्रेंच रेवोल्यूशंस, तो उसको यदि आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको समझने में बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपको 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसी का यहाँ पर आपको विस्तृत रूप है, मतलब उसी को थोड़ी सी और अच्छे ढंग से चीज़ों को फॉर्म में करके विस्तृत रूप से, मतलब आपको उसी को बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर्स में चीज़ों को बताया गया है कि कैसे आपको फ्रेंच में रिवोल्यूशंस आया और कैसे इसके बाद वहाँ से जो आइडिया है कैसे ऑल ओवर यूरोप कॉन्टिनेंट में फैला, इसके बारे में आप चीज़ों को बताया गया है और यहाँ भी हम कनेक्ट करके चीज़ों को बताने के प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशंस को आपको ध्यान में नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि यहाँ जो हम बताएंगे उसे को रिलेट करके जब हम बताएंगे तो आपको ध्यान आए कि ये जो घटना इस चीज़ से रिलेटेड था, इस व्यक्ति से रिलेटेड था और इस तरह से चीज़ें सीक्वेंस वाई में चली और इसके बाद आपको जो राष्ट्रवाद का जो विचारधारा आइडियोलॉजी का जो चिनगारी है वो फ्रांस से निकलती है और ऑल ओवर यूरोप में जाकर फैलती है। इट मीन्स पहले डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ होती है? फ्रांस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ओनली यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो फ्रांस में इसकी स्थापना होती है, इसके बाद ऑल ओवर यूरोप में जितने भी देश आते हैं वहाँ पर फैलती है और बाद में वहाँ भी आपको डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बेस पे आप इलेक्टेड गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है या होता है। तो चलिए चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। बोलता है द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप क्या? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोप कोई देश है? नहीं, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट इट मीन्स महादेश। महादेश यानी ऐसा लैंड, पार्ट्स ऑफ लैंड या ऐसा जहाँ पर बहुत सारे देश आते हों, एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश आते हों, तो वैसे आपको पार्ट्स ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं? आपको यूरोप या फिर कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो बोलते हैं द राइज ऑफ द नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? नेशनलिज्म क्या है? जैसे कोई भी लोगों की जब अपनी एक फिक्स टेरिटरी हो, कोई सी भी कम्युनिटीज़, पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स की जब फिक्स टेरिटरी हो, उनकी अपनी लैंग्वेज हो, इट मीन्स तो उसे नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म का शॉर्टकट में अर्थ ये होता है, अपने शब्दों में कहें तो अपने नेशन से लगाव, अपने नेशंस को प्रायोरिटी देना, अपने नेशंस को प्रायोरिटी देकर रूल एंड रेगुलेशन बनाना, सब प्रथम अपने नेशंस को रखना। जितने भी आपको यदि रूल एंड रेगुलेशन बनाया जा रहा है तो वहाँ पर नेशंस को रखा जाता है, नेशन को प्राथमिकता दी जाती है, उसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती है तो उसे नेशनलिज्म कहते हैं। मतलब जब नेशन से लगाव होना, नेशन से प्रेम होना, नेशन से भक्ति होना, नेशन के लिए मर मिटना ही आपको नेशनलिज्म कहलाता है। तो आपको राष्ट्रवाद का उदय, इट मीन्स कि यहाँ पर किसका अर्थ क्या हो रहा है कि राइज मतलब उदय होना, बढ़ना, इंक्रीज होना। तो बोलता है कि यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, कैसे वो उसकी चिनगारी, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे वो उसको बहुत दूर में ऑल ओवर यूरोप में कैसे वो फैला, इसके बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पर एक सवाल उठती है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके पहले क्या नेशनलिज्म राष्ट्रवाद यूरोप में नहीं थी? नहीं थी, वहाँ पर आपको नेशनलिज्म नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यूरोप, ऑल ओवर यूरोप में आपको मल्टी नेशनल डायनेस्टी अंपायर एग्जिस्ट किया करता। फिर से सुनिए, मल्टी नेशनल डायनेस्टी अंपायर हुआ करते थे। जैसे आपको हंगरियन ऑस्ट्रिया अंपायर, रशिया अंपायर, रशियन अंपायर और बहुत सारे, फ्रांस की अंपायर होती थी, बुर्बो डायनेस्टी का, फिर इंग्लैंड का, अपना अपना सब डायनेस्टी हुआ करता था। और डायनेस्टी में क्या होती थी, यदि
वहाँ पर बेसिकली आज वहाँ पर वैसा लोग फील करते थे कि आज हम इस डायनेस्टी के साथ हैं तो सुबह होते होते उस डायनेस्टी के साथ हो जाएंगे, या फिर एक महीना बाद उस डायनेस्टी को हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि डायनेस्टी आपस में लड़ते रहते थे। तो आज आप इस जगह पे हैं, मान लेते हैं इस जगह पे हैं, तो बैटल हुई तो इस जगह को किसी और डायनेस्टी ने जीत लिया, तो आप उसके पास्ट हो गए, उसके पार्ट हो गए, भाग हो गए उस डायनेस्टी के। तो आज से आप कहेंगे उस डायनेस्टी के हम भाग हैं, उस डायनेस्टी में रहते हैं, फिर एक महीना बाद किसी और डायनेस्टी में चल जाएंगे। तो इस तरह से क्या था कि मल्टीनेशनल डायनेस्टी अंपायर एग्जिस्ट किया करता था, और उसके कारण लोगों में अपना लगाव ही नहीं था, क्योंकि वो तो इसमें से उसमें होते रहते थे, उस डायनेस्टी में, उस डायनेस्टी में, उस डायनेस्टी में से होते रहते, इसलिए अपने क्षेत्र से अपने लगाव ही नहीं था, अपने देश जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसके वजह से जब लोगों में लगाव नहीं रहेगी तो नेशनलिज्म की भावना कैसे आएगी। लेकिन जब नेशनलिज्म की भावना आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर नेशनलिज्म की भावना आई, तो इसके बाद लोगों में अपने देश से, अपने क्षेत्र से, अपने जिस भाषा को बोलते थे, जिस कल्चर को मानते थे, उस जिस जगह में उस कल्चर को बोला जाता था, उस लैंग्वेज को बोला जाता था, उस ट्रेडिशंस को माना जाता था, उससे अपनापन हुआ, उस क्षेत्र से अपनापन हुआ, और इसके बाद वो मल्टीनेशनल डायनेस्टी से आज़ादी प्राप्त करना चाहने लगे, बैटल स्ट्रगल करने लगे, ताकि इस भाषा बोलने वाले लोग, इस कल्चर को मानने वाले लोगों के लिए एक अलग देश होनी चाहिए। इस तरह से फिर आपको नेशनलिज्म का राइज हुआ, और ओवर यूरोप में लैंग्वेज के बेस पे, फिर कल्चर और ट्रेडिशंस के बेस पे, उनके अपनी हिस्ट्री के बेस पे अलग अलग नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के बेस पे अलग अलग छोटी छोटी राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो यही क्या है? नेशनलिज्म है। तो इस स्लाइड्स में हम चलते हैं, पढ़ते हैं। ये जो वीडियो है यहाँ पर ध्यान देना है, जो वीडियो है वो आपको इंट्रोडक्शन के लिए ऑनली है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। हम इस वीडियो के बाद से आपको चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे ये जो चैप्टर है आपका इस फिगर के साथ शुरू होता है, तो पहले इस फिगर को समझिए, फिगर है क्या। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं बहुत सारे पेंटिंग बेसिकली बना हुआ है। बोलता है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरियो 1848। इसको, इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेडरिक सोरियो द्वारा एक पेंटिंग को बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1848 में बनाया गया था। देखिए 1848 में बनाया गया था। ये बेसिकली जो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये जो पेंटिंग सिर्फ फिगर नहीं है, पेंटिंग नहीं, इमेज नहीं है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। इस पे ही एक किताब लिखा जा सकता है। ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये है क्या। जैसे क्या है, इसे किसने बनाया था? तो फ्रेडरिक सोरियो ने इसे बनाया था। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं चीज़ों को। बोलता है इंट्रोडक्शन में, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक। ये है क्या? ये बेसिकली इमेज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बोलता है द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज सो द पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड women of all age and social classes, marching in the long trains and offering homage to the statue of the liberty as they pass by it। बोलता है कि ये जो आपको पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका, ये जो लोग जो हैं, ये आपको ट्रेन के सीक्वेंस में आपको लोग जो दिख रहे हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, ये बेसिकली हर जो आदमी है, पीपल्स है, वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको यूरोप और अमेरिका के लोगों को, यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं, उनके लोगों को यहाँ पर आपको पंक्ति वाई में ट्रेन के सीक्वेंस में खड़ा किया गया है, और हर जो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर आपको अमेरिका को दर्शाया गया है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड को दिखाया गया है, यहाँ पर आपको इसको किसको दिखाया गया है? तो ये आपको ये फ्रांस को दिखाया गया है, ठीक है। ये फिर जर्मनी को दिखाया गया है, फिर इधर इटली को दिखाया गया, और इधर अब अलग अलग झंडे हैं ना, वो अलग अलग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये अमेरिका हो गया, यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड हो गया। ये जो झंडे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपको क्या हो गया? तो फ्रांस हो गया, ठीक है। यहाँ से भी इसको मान सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इधर फिर अलग अलग देश आते हैं, ठीक है। चीज़ों को और समझते हैं आगे चलकर। हाँ, तो बोलता है कि ये पीपल्स ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका के लोगों को वहाँ पर क्या है? पंक्ति वाई में खड़ा किया गया है। और इसके बाद जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है?
तो ये आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब आपको लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता की देवी, लिबर्टी के देवी हैं। एक फीमेल सिंबल को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ये क्या है? तो आपको लिबर्टी के देवी हैं, स्वतंत्रता की देवी को माना गया है। इसके साथ ही और आगे देखिए क्या बोलता है, और बोलता है कि जो भी देश, जो भी ये जो देश है, जैसे यहाँ पर ये जो देश है, जो भी देश इस लिबर्टी को, लिबर्टी के देवी को पार कर गया, इट मीन्स इस साइड पार किया गया, हाथ जोड़कर प्रणाम करके, वर्शिप करके, पूजा पाठ करके पार कर गया, उसका माना गया, उसका वो इंडिकेट करता है कि ये देश इंडिपेंडेंस हो चुके हैं अब तक। जैसे हमने बताया था कि इतना में बना है, तो इतना से पहले ही अमेरिका और स्विट्जरलैंड वो स्वतंत्र हो चुके थे, वो डेमोक्रेटिक को अपना चुके थे, रिपब्लिक को अपना चुके थे, वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्म हो चुका था। इसीलिए, क्योंकि इसीलिए इसको स्टैचू के पार दिखाया गया है, अमेरिका और किसको? स्विट्जरलैंड को, ठीक है। और फ्रांस को यहाँ पर क्यों दिखाया? क्योंकि इतना में आपने देखा होगा कि फ्रांस में लगभग चीज़ें प्रोसेस में थी, और लगभग वहाँ भी रिपब्लिक वगैरह चीज़, क्योंकि 1789 में वहाँ रिवोल्यूशंस होता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉर्म किया जाता है, और जो राजा है उसके पावर को लिमिट किया जाता है, और ये इतना में बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर फ्रांस को दिखाया गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस में भी लगभग अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर किसको दिखाया गया? तो यहाँ पर जर्मनी को दिखाया गया, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जर्मनी के यहाँ भी वहाँ प्रोसेस में था, वो वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए और मोनार्की को हटाने के लिए वहाँ पर संघर्ष चल रही थी। वो लोग संघर्ष कर रहे थे कि वहाँ भी मोनार्की को रिप्लेस किया जाए, किससे? तो आपको डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया। इसके बाद इटली को दिखाया गया, क्योंकि जर्मनी के बाद इटली का फिर वहाँ भी मोनार्की को हटाया जाता है, और सार्डिनिया जैसे जो आपको स्टेट होते हैं वो लीड करते हैं, वहाँ भी आपको रिपब्लिक के बेस पे, के आइडियोलॉजी के बेस पे गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरी जो पंक्ति है, ये चीज़ को दर्शाता है। अब देखो, ये जो लिबर्टी के देवी हैं, तो इस फिगर को आप समझ गए ये पंक्ति भाई क्यों खड़े हैं। पंक्ति के उस साइड है वो स्वतंत्र देश है, ये हर लोग जो है, ग्रुप ऑफ लोग, जो आपको फ्लैग है वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसको आगे फिर से चलते हैं। फिर बोलता है कि सी बियर्स ए टॉर्च इन वन हैंड्स एंड चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द ऑर्डर। क्या बोलता है कि सी किसके लिए यूज कर रहा है? तो इस जो आपको लिबर्टी के देवी हैं उसके लिए ये चीज़ सी यूज किया जा रहा है। आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता की देवी है, इनके हाथ इंडिकेट कर रहा है। तो इनलाइटमेंट का, अवेयरनेस का, ज्ञान का, विवेक का ये आपको इंडिकेट करता है। इट मीन्स जो उस साइड है उनके यहाँ इनलाइटमेंट आ चुकी है, वहाँ के लोगों में ज्ञान विवेक आ चुका है, वो रिपब्लिक हो चुके हैं, सोशल चीज़ों को समझते हैं, इंपॉर्टेंस को समझते हैं, डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो ये इनलाइटमेंट को दर्शा रहा है। और नीचे एक आपको चार्टर दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर चार्टर दिखा रहा है दूसरे हाथ में। तो जो चार्टर दिखा रहा है वो बेसिकली राइट्स का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो आपको राइट्स, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मेन, ओनली मेन यानी जो आदमी, जो लोग हैं उसके राइट्स दी जानी चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि राइट्स का ये प्रतीक है। इट मीन्स जो देश उस साइड को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड को, वहाँ पर इनलाइटमेंट आ चुका है। और जो चार्टर है इट मीन्स वहाँ के लोगों को जो फंडामेंटल राइट है, जो बेसिक राइट्स है, उसको दिया जा चुका है। फ्रांस में भी लगभग चीज़ें हो चुकी है, अदर देशों में भी संघर्ष चल रही है कि वहाँ के लोगों को बेसिक राइट दिया जाए, वहाँ में इनलाइटमेंट आए, डेमोक्रेसी और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। इसकी संघर्ष अभी चल रही है। जब ये भी इधर आ जाएंगे तो उनको भी मान लिया जाएगा कि वहाँ भी डेमोक्रेसी आ चुकी, क्योंकि इतना में बनाई गई थी। तो इतना में जो लोगों के देशों में, जिन देशों में आपको इस्टेब्लिश हो चुकी थी, उसको उस साइड दिखाया गया। तो इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। आगे और चलते हैं। आगे बोलता है ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। क्या बोल रहा है कि आपको फोरग्राउंड मतलब इस जगह पर आप देख रहे होंगे, इस जगह पे
इतना ध्यान दीजिए, बहुत सारे रिमेन्स मतलब कचड़े टाइप के यहाँ पर है ना, कचरा टाइप के इस जगह पे लगा हुआ है। तो ये जो ये किस चीज़ का इंडिकेट करता है, तो ये उन चीज़ों का, ये सब आपको मोनार्की के इंडिकेट करता है कि मोनार्की अब खत्म हो गया, मोनार्की डिक्लाइन हो गया, मोनार्की का पतन हो गया, उनके जो राजा का मुकुट वगैरह है वो सब नीचे पड़ा हुआ है कूड़ा कपाट के रूप में या डस्टबिन या बेस्ट चीज़ के रूप में। मोनार्की खत्म हो गई, पूरी दुनिया में क्या आ गई, डेमोक्रेसी और इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। ये पूरा जो आपको फिगर है इसी चीज़ को इंडिकेट करता है, यही बताता है। और तो ये सिंबल किसका है, जो आपको कचड़े यहाँ पर रिमेन्स फैली है और सब ऐसा मुकुट वगैरह है राजाओं का, एम्पेयर का। अब ये दर्शाता है कि अब ये इसका यूजलेस हो गया, ये समाप्त हो गया। तो इसलिए इसको एज ए कचड़े के रूप में दर्शाया गया है कि पूरी दुनिया में अब डेमोक्रेसी आ चुकी है और जो राजशाही है, जो मोनार्की है, वो अब कूड़े करकट के रूप में यहाँ पर ढेर लगी है, उनका पतन हो गया, उनका विनाश हो गया। तो ये इमेज ये दर्शाता है। आगे चलते हैं और एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मतलब निरंकुश यानी मोनार्की के लिए सब यूज किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर आप इंट्रोडक्शंस, जो यूटोपिया विजन, सोरियो फ्रेडरिक सोरियो यूटोपिया विजन। अब देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड है यूटोपिया होती क्या है, जैसे जो चीज़ एग्जिस्ट ना करता हो, काल्पनिक दुनिया, जैसे जो सोच लें, जैसे इस क्लास में सारे बच्चे हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सारे बच्चे क्या एग्जाम में एक्सेलेंस प्रदर्शन करेंगे, आपको सारे लोग टॉप कर जाएंगे, तो ये क्या होगा, मेरा यूटोपिया हो गया। ठीक है, उसी तरह जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आज से 1000 साल पहले यदि कोई लोग सोचता, कल्पना करता कि शायद बहुत 1000 साल पहले कल्पना करता कि आज से 1000 साल बाद एक ऐसा फ़ोन आता जिसमें टिप टाप करने से, बटन को दाबने से फ़ोन लग जाता और बहुत दूर बैठे लोगों से बात कर लेते हैं, तो वो भी उनके लिए क्या होता है, एक यूटोपिया होता, मतलब उनके द्वारा ऐसे जो रियल में एग्जिस्ट ना करता हो लेकिन मे भी हो सकता है। ठीक, आज जैसे आज फ़ोन कितनी आसान हो गई, किसी से बात कर लेते हैं। आज से 200 साल पहले यदि कोई फ़ोन के बारे में ये बताता कि ऐसा ये यंत्र आती जिसमें टिप टाप करने से, बटन को दाबने से कोई बातचीत हो जाता, तो वो एक असंभव रियलिटी नहीं थी। तो वो उनके लिए आज से 100 साल पहले मोबाइल को डिस्कवरी होना भी एक उनके लिए, लोगों के लिए या साइंटिस्ट के लिए यूटोपिया था। तो इसी तरह मतलब कल्पना मान लेना कि ऐसा होगा, लेकिन रियल में एग्जिस्ट होगा ही नहीं, इसका कंफर्मेशन नहीं है, बस मान लेना, सोच लेना, कल्पना करना कि ऐसा होगा, ऐसा सब सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो यही यूटोपिया है। तो जो सेरियो हैं, जिनका नाम आपने जस्ट अभी बताया था, जो फ्रेडरिक सोरियो हैं, फ्रेडरिक सोरियो, उनके बारे में, जो फ्रेडरिक हैं उनका यूटोपिया क्या है, तो उनका यूटोपिया ये है, जो फिगर आपने देखा, जो फ्रेडरिक का जो फिगर देखा, वो इनका यूटोपिया है। क्या यूटोपिया मतलब इतना में उन्होंने बनाया, तो इतना में वो सोच क्या रहे हैं कि आज से बहुत साल बाद लोग जैसे इन दैट जब ये बनाए इस पेंटिंग को, तो उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड में मोनार्की चलती थी, मल्टीनेशनल डायनेस्टी, अंपायर राज करता था, अंपायर होती थी, राजा महाराजा होते थे, एम्पायर होते थे। अब रिपब्लिक डेमोक्रेसी जैसा चीज़ नहीं होती, इलेक्टेड जनता, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जैसे चीज़ें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वही सोच रहे हैं, और इन दैट टाइम पीरियड में बहुत वॉर होता था, लोग परेशान रहते थे, शोषण किया जाता था राजाओं के टाइम में, इसीलिए इन्होंने पेंटिंग बनाया और ये अपना एक माना यूटोपिया, इनका यूटोपिया इसलिए तो कहा गया, ये माना कि ऐसा बहुत साल बाद होगा, ऐसा होगा जब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा। सारे लोग क्या आपको इन वैल्यू को, आपको डेमोक्रेसी, रिपब्लिक के वैल्यू को समझेंगे और लोग ही शासन करेंगे, ऐसा होगा, इसलिए ऐसा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनलाइटमेंट और राइट्स ऑफ चार्टर ऑफ राइट्स का सिंबल दिया गया है कि जो, और इन्होंने बताया कि ऐसा होगा। तो इसीलिए जो फ्रेडरिक हैं, फ्रेडरिक सोरियो हैं, जो फ्रेडरिक सोरियो, इन्हीं का इसका यूटोपिया विजन मतलब विजन कहा जाता है। ठीक है, वो जो आपने, मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझने के प्रयास किए होंगे, समझे। तो ये फ्रेडरिक सोरियो के यूटोपिया विजन है, ये पूरा उनका पेंटिंग जो है ये बताता है कि ऐसा होगा, तो इसलिए, और बाद में ऐसा होता भी है।
चलिए फिर से अपने स्लाइड्स पे आते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो सोरियो यूटोपिया विजन था क्या, उसमें क्या क्या और चीज़ बताया गया उसके बारे में जानेंगे। बोलता है द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। जितने भी बोलता है कि जितने भी पीपल्स हैं, पीपल्स यानी यहाँ पर जितने भी पीपल्स हैं, इसमें देखिए अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग ट्रेडिशंस, फ्लैग और ड्रेस के साथ खड़े पड़े हैं। मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग जो कॉस्ट्यूम, झंडा सब है ना, जो फ्लैग, ये अलग अलग देश को इंडिकेट कर रहा है, अलग अलग देश को दर्शा रहा है। क्योंकि इन दैट टाइम पीरियड में देश जैसा कुछ एग्जिस्ट किया नहीं करता था, तो अंपायर एग्जिस्ट किया करते थे, अंपायर होते थे, और इसीलिए उस देश को बेसिकली पीपल्स ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो पीपल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लाइन में चीज़ें वही दिखाया गया है। फिर से आते हैं उसी पे, तो वही बोलता है जितने भी लोग हैं, वर्ल्ड वाइड लोग हैं, वो आपको अलग अलग जो आइडेंटिफाई, उनके अलग अलग पहचान, अलग अलग नेशनलिटी, नेशनल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, तो फ्लैग एंड नेशनल के थ्रू, कॉस्ट्यूम के जरूर वो किसी न किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, अब बोलता है कि यहाँ पर अब आप ढूंढेंगे इस जगह पे इसमें कि इसमें इंडिया कहाँ है, तो इसमें इंडिया नहीं दिखाया गया। इसलिए क्यों? क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो बेसिकली यूरोप और अमेरिका से सेंटर है, उससे प्रभावित है। तो इसमें सिर्फ इन दैट टाइम पीरियड में क्या होती थी, जो अंग्रेज थे वो यूरोप और अमेरिका को ही वर्ल्ड मानते थे, बाकी दुनिया को वो ज़्यादा वैल्यू देते नहीं थे। इसलिए इसमें इंडिया जैसा चीज़ों को या एशिया वाले चीज़ों को, भाग को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, फिर से उसमें आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, बोलता है लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट। नेशन देखो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को आ जाना, डेमोक्रेसी पर सरकार को, डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी पर बेस पे सरकार को आ जाना ही उसी को क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लीडिंग द प्रोसेशन द वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब जो आपको यूनाइटेड स्टेट है एंड स्विट्जरलैंड है, वो स्टैचू को पास कर गया है, मतलब उस साइड दिखाया गया था दोनों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए उस साइड दिखाया गया था, हमने आपको बताया था इस साइड अमेरिका और स्विट्जरलैंड को दिखाया गया था। इट मीन्स यहाँ पर आपको नेशन स्टेट फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। आपको अमेरिका और स्विट्जरलैंड में नेशन स्टेट के रूप में वहाँ चीज़ें चल रही है, वहाँ गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यही उस चीज़ को बताता है। फिर से अपने आते हैं, आगे बोलता है कि France identifiable by the revolutionary tricolors had just reached the statue। और मैंने बताया था कि फ्रांस जो है वो तुरंत इसी जगह पे क्या किया था, तो बेसिकली वो पहुंचा हुआ था, स्टैचू के पास पहुंचा हुआ था। फ्रांस कहाँ था, यहाँ पर फ्रांस पहुंचा हुआ है। इट मीन्स वहाँ पर भी लगभग आपको डेमोक्रेसी और इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुका था, क्योंकि इतना में बना था और लगभग इतना में वहाँ पर क्रांति हुई थी और मोनार्की को हटा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया था। तो इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर फ्रांस को यहाँ दिखाया कि वहाँ भी लगभग आपको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुका था, वही बोल रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बोलता है कि सी इज द फॉलोड बाई द पीपल्स ऑफ द जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। बोलता है कि इसी तरह जो जर्मनी वाले हैं वो आपको किसके फॉलो कर रहे हैं, सबके फॉलो करते हुए जर्मनी भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो फ्रांस के बाद जर्मनी को मैंने दिखाया था। इट मीन्स कि जर्मनी में भी अभी वो स्वतंत्र हुआ नहीं है, अभी वो जर्मनी नेशन स्टेट बना नहीं है, पर वहाँ भी मांग चल रही है बनाने की नेशन स्टेट। वहाँ के लोग भी मोनार्की को हटाना चाहते हैं, जर्मन के मोनार्की को, और वहाँ भी आपको क्या, तो रिपब्लिक, डेमोक्रेसी के बेस पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। इट मीन्स नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वो भी बोल रहा है वही कि जर्मनी भी और जो लोगों को फॉलो करके वो भी धीरे धीरे स्टैचू के पास जा रहा है। जैसे ही स्टैचू पार करेगा तो वहाँ भी नेशन स्टेट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह फॉलोइंग द जर्मनी पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ द ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिली एंड लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। इसके बाद
बहुत सारे देशों को बाद में दर्शाया गया था, उसमें इंडिकेट किया गया था। इट मीन्स धीरे धीरे ऑल ओवर यूरोप में क्या होता है, आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। पहले कहाँ आती है, अमेरिका में, तो अमेरिका को उस साइड दिखाया गया था स्टैचू को उस पार, स्विट्जरलैंड में दिखाया गया था तो स्विट्जरलैंड में भी उस साइड दिखाया गया था, इसका फ्रांस को दिखाया गया था, फ्रांस में भी आ चुका था, फिर जर्मनी को दिखाया गया था, फिर आपको जर्मनी के बाद फिर अलग अलग जैसे इटली को, ऑस्ट्रिया को, आयरलैंड को, पोलैंड को, लोम्बार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, सबको दिखाया गया था कि धीरे धीरे पहले क्या है, फ्रांस से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे ऑल ओवर यूरोप में क्या आता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्म किया जाता है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक आता है। इट मीन्स नेशन, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को आना ही और इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म होना ही नेशन स्टेट कहलाता है। तो आपको इसके बाद सब में धीरे धीरे ऑल ओवर यूरोप में क्या आती है, नेशन स्टेट फॉर्म किया जाता है और वहाँ मल्टीनेशनल जो डायनेस्टिक थी उसको हटा दिया जाता है। तो इससे क्या प्रतीत होती है, तो इससे ये होता है कि इस तरह से धीरे धीरे पहले आपको अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, मेनली फ्रांस से जो आपको चिंगारी शुरू होती है डेमोक्रेसी की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, इट मीन्स नेशन स्टेट, नेशन बनने की, नेशन स्टेट बनने की, इसके बाद फ्रांस से शुरू होकर ऑल ओवर यूरोप में वो फैलता है, उसको एक्सपेंशंस होता है और धीरे धीरे पूरे आपको यूरोप में नेशन स्टेट हर देश फॉर्म कर लेता है, वहाँ हर देश में नेशन स्टेट बन जाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, वही बोलता है। इसके बाद बोलता है फ्रॉम द हेवेंस अबोव क्राइस्ट सन एंड द एंजल्स गेज अपॉन द सीन्स, बोलता है जैसे यहाँ पे क्या बोलता है कि फ्रॉम द अबोव, ऊपर से यहाँ पर दिखाया गया चीज़ें फिर से आते हैं, हाँ जैसे अब हमने इस पार्ट्स को जान लिया, इस पार्ट्स को जान लिया, अब ऊपर भी तो कुछ ना कुछ दिखाया गया है। देखिए ऊपर भी कुछ बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वही बोलता है कि ऊपर जो है भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जीसस क्राइस्ट है ये, ठीक है। क्या बोलता है कि जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट, संत और भी बहुत सारे जो देवी देवताएं हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, मोनार्की को हटा दो और हर जगह क्या ला दो, डेमोक्रेसी ला दो, ताकि लोग खुशहाल जीवन, हैप्पीनेस लाया जा सके वर्ल्ड में और इस तरह से सारे लोग खुश हो सके, क्योंकि आपको नेशन स्टेट डेमोक्रेसी लाना, लोगों की राज होना, आपको बाय द पीपल फॉर द पीपल वाले जो थॉट वाले सरकार की गवर्नमेंट होना किसका प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है। और जो आपको मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर था वो आपको दुख का प्रतीक है, उससे वो कष्ट का प्रतीक है, वो क्या आपको शोषण का प्रतीक है। तो वही बोलता है कि ऊपर से जो देवी देवताएं हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि वेल डन, वेल डन। जैसे आपको स्विट्जरलैंड, अमेरिका और फ्रांस में जैसे नेशन स्टेट बना, इलेक्टेड लोगों द्वारा बनाया गया सरकार बना, उसी तरह पूरा ऑल ओवर यूरोप में हो जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाए। तो वही बोल रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, तो विशिंग कर रहे हैं, फिर वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे चलते हैं, सिंबॉलिक फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, क्या बोलता है, फ्रैटर्निटी। ये एक फ्रैटर्निटी का एक सिंबल है, मतलब प्रतीक है किसका, फ्रैटर्निटी का। नेशन एंड द ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रैटर्निटी का, ऑल ओवर यूरोप में फ्रैटर्निटी मतलब सारे यूरोप के जो लोग हैं, सारे यूरोप में जितने भी देश हैं उनके, उन देशों में जो लोग हैं सब मिल कर रहे हैं, सब अपने नेशन से प्रेम करें, भक्ति करें और भाईचारा बना कर रखें, ठीक है। फ्रैटर्निटी का एक सिंबल ये चीज़ें थी, ये जो फिगर था, पेंटिंग था, आपको फ्रैटर्निटी का सिंबल था, ठीक है। तो ये यूटोपिया विजन भी था किनका, तो आपको फ्रेडरिक सेरियू का यूटोपिया विजन था। आगे चलते हैं, हाँ आगे बोलता है, अब यहाँ से बोलता है कि कनेक्ट विद द थीम ऑफ द चैप्टर। अब चैप्टर से इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, आपके चैप्टर में भी उस फिगर से ही आपकी चैप्टर शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। बोलता है राइज ऑफ द नेशनलिज्म। राइज ऑफ द नेशनलिज्म है क्या, तो हमने बताया था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी अपने लगाव से, अपने देश से प्रेम होना, अपने देश से लगाव होना, अपने देश को प्रायोरिटी देना ही नेशनलिज्म है, ठीक है। जब किसी भी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग उस क्षेत्र से प्रेम करने लगते हैं और उस देश के सारे लोग उस देश को अपने इमेजिनेशन करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं कि हाँ ये अपना देश है, ये मेरा देश है, ये इससे हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, तो इन दैट टाइम पीरियड में आपको नेशनलिज्म का राइज होता है। तो राइज ऑफ द नेशन वही बोलता है, राइज ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। बोलता है ब्राउट अबाउट
स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। मतलब जब नेशनलिज्म आई तो क्या हुआ, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पेशली यूरोप में क्या पॉलिटिकल एंड आपको पॉलिटिकल और मेंटल चेंज आया। कैसे पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से चेंज आया, क्योंकि पहले जो मोनार्की थी, मोनार्की हटी और वहाँ पर नेशन स्टेट का फॉर्म हुआ, वहाँ पर नेता बनने लगे, लीडर बनने लगे और जनता ही आपको देश को चलाने लगा। तो आपको पॉलिटिकल चेंज आया। इसके अलावा मेंटल चेंज, लोगों की मेंटालिटी बदली। पहले क्या था, मोनार्की के अधीन रहना पसंद करते थे, अब लोग खुद ही, जनता ही राज कर रहा है। तो मेंटालिटी चेंज हुई कि हाँ, लोग मोनार्की को भी हटाया जा सकता है और हैप्पीनेस लाया जा सकता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूरोप में क्या मेंटल और पॉलिटिकल चेंज आया यूरोप और ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसी को आपको राइज ऑफ द नेशनलिज्म तब कहा गया। बोलता है इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ द यूरोप। बोलता है कि जो नेशन स्टेट बनने से पहले तो क्या था, तो मल्टीनेशनल बनने से पहले ऑल ओवर यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था। मतलब राजा महाराजाओं का शासन था, कोई भी देश जैसा नाम का कोई चीज था ही नहीं। हर डायनेस्टी, राजा महाराजा, अरिस्टोक्रेट लोग राज किया करते थे, लेकिन उसी जगह पर नेशन स्टेट का इमर्ज होता है, उदय होता है। कैसे इमर्ज कैसे होता है नेशन स्टेट का, जैसे पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टी जो अंपायर एग्जिस्ट किया, कैसे जैसे हम्बर्ग डायनेस्टी, इसके अलावा आपको रशियन डायनेस्टी, हंगरियन, ऑस्ट्रिया डायनेस्टी, बहुत सारे डायनेस्टी थे। तो आपको मल्टीनेशनल डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करता था। तो वहाँ पर नेशन स्टेट कैसे बना, नेशन स्टेट कैसे बना, नेशन स्टेट का प्रतीक है। नेशन स्टेट बनना मतलब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बेस पे आपको किसी भी क्षेत्र या क्षेत्र में, एरिया में जब इलेक्टेड लोगों को द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक पे, तो उसी को नेशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो नेशन स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, जैसे आपको मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर एग्जिस्ट किया करते थे, मैंने आपको बताया। तो इन दैट टाइम पीरियड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का उदय हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का स्टार्ट हुआ। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो आपको व्यापार एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, लोग बहुत ज़्यादा कॉमर्स और व्यापार में लग गए, लोग रिच बनने लगे। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास जो व्यापार करते थे, तो पहले क्या था, तो समाज का दो भाग बटा था, एक एरिस्टोक्रेट जो अमीर थे, एक गरीब थे। लेकिन अमीर थे गरीब तो दो ही क्लास में था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई तो एक और वहाँ पर सोसाइटी इमर्ज हुआ, एक और क्लास इमर्ज हुआ जिसे मिडिल क्लास बोला जाता है, जिसे आपको ट्रेडिंग ग्रुप भी बोल सकते हो आप। तो मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ जो बेसिकली लिबर्टी पे, वो लिबर्टी को ज़्यादा प्रमोट करता था, लिबरल था, स्वतंत्र था। और वो लिबरल यानी वो बेसिकली लिबरल इसलिए था क्योंकि जो ग्रुप इमर्ज हुआ उसका पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, ट्रेडिंग। तो इसलिए ट्रेडिंग और कॉमर्स उसका पेशा है। तो वो क्या चाहता था कि जो व्यापार खुला हो, कोई इस पर टैक्स बैरियर ना लगाए ताकि जिससे व्यापार बाधित हो। तो इसीलिए वो राजा से जो थर्ड ग्रुप या फिर मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ, वो राजा से डिमांड करता था कि आपको बाजार को खोलो, मार्केट को फ्री मार्केट होनी चाहिए, सबको समान इक्वालिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि राजा जो थे आपको समाज जो गुड्स को, सामग्री को निर्यात, आयात या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो ड्यूटीज़ लगाया करते थे, जिससे व्यापारियों को घाटा होता था, कम मुनाफा होता था। तो वो वही डिमांड करते थे कि वो बेसिकली क्या किया जाए, बाजार को खोला जाए। इसीलिए वो लिबर्टी के बेस पे उनकी आइडियोलॉजी पहले से ही बनी थी। तो जब लिबर्टी के बेस पे बनी थी तो इसके बाद जो आपको जो मिडिल क्लास है वही नेशन स्टेट को आगे बढ़ाता है। जो नेशनलिज्म कौन लाता है, तो मिडिल क्लास ही लाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मिडिल क्लास ही जो था, क्योंकि उसको फ्री मार्केट चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। तो इस आइडियोलॉजी को लेकर, विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ता है और ऑल ओवर यूरोप में फ्रांस से शुरू होता है और वहाँ पर क्या करता है, वो नेशनलिज्म का उदय करता है। नेशनलिज्म का कि इट मीन्स जब मिडिल क्लास को ये लगा कि अब हम कितना भी स्वतंत्रता मांगे, फ्री मार्केट मांगे, तो ये दे नहीं सकते, इससे अच्छा इन्हीं को हटा दो। तो जो मल्टीनेशनल डायनेस्टी को हटाने के लिए आपको मिडिल क्लास ने एक बड़ी ग्रुप तैयार हुई और देश से अपना लगाव होना, क्योंकि देश से लगाव शुरू उन्होंने किया और अपने राष्ट्र से लगाव किया,
तो जैसे जर्मन है तो जर्मन बोलने वाले लोग हैं तो जर्मनी देश का स्थापना की डिमांड करने लगे और इस तरह से नेशनलिज्म का उदय हुआ, राइज हुआ। तो जो नेशनलिज्म का उदय और उसको विस्तृत रूप से फैलाना और डेमोक्रेसी पर बेस पे, आइडियोलॉजी पे बेस पे गवर्नमेंट को लाना, इसमें सबसे बड़ी किसी का कंट्रीब्यूशन, योगदान है तो मिडिल क्लास का है। वो आपको, क्योंकि वो लिबर्टी की बात किया करते थे, स्वतंत्रता की बात करते थे, डेमोक्रेसी के, रिपब्लिक की बात करते थे, तो उन्हीं का सबसे बड़ी योगदान है। बाद में भी देखा जाएगा उसमें रूरल क्लास जो होती थी, जो नहीं चाहती चेंज, वो भी उसमें शामिल हो जाती है, लेकिन ये बाद में होता है, शुरुआत मिडिल क्लास ही करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ही बोलता है कि जो नेशन स्टेट था वो मल्टीनेशनल डायनेस्टी को हटाकर, मतलब राजा महाराजा को, शासन को हटाकर वहाँ पर रिपब्लिक और जनता द्वारा इलेक्टेड सरकार को स्थापित करना चाहता था। तो पहले देखते हैं कि जो नेशन है, नेशन स्टेट बना कैसे। तो अब मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पर आपको रिवोल्यूशन आती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इससे पर एक अलग वर्ग का उदय होता है जो मिडिल क्लास होता है, और मिडिल क्लास का उदय होता है तो होने के बाद क्या होता है, उन्होंने मांग करते हैं, उन्होंने नेशनलिज्म की शुरुआत करते हैं। इसके बाद नेशन स्टेट का इमर्ज होता है। फिर से सुनिएगा, नेशन स्टेट का कैसे इमर्ज होता है। ठीक है, इमर्ज होता है क्योंकि वहाँ पर जब वो चीज़ आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, तो वहाँ पर क्या होगा, लोग रिच बनने लगे, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो एक नई क्लास बनी, मिडिल क्लास। उन्होंने मतलब मॉडर्न स्टेट बना, मॉडर्न स्टेट बना, अपने शब्दों में समझा रहे हैं, फिर से सुनिएगा। मॉडर्न स्टेट बना, कैसे मॉडर्न स्टेट बना, क्योंकि सब रिच बन रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी, पैसे बढ़ रही थी, कॉमर्स ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो मॉडर्न स्टेट बना। इसके बाद मॉडर्न स्टेट बनने के बाद में क्योंकि जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो फ्री मार्केट की डिमांड कर रहे थे, और फ्री मार्केट से वो आगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि फ्री मार्केट मिलने वाला है नहीं, देने वाले हैं नहीं, ड्यूटीज़ हटाने वाले हैं नहीं, टैक्स हटाने वाले हैं नहीं, ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा हो। तो उन्होंने सरकार को ही बदलना चाहा कि सरकार को ही बदल देते हैं, और इसके बाद उन्होंने मॉडर्न स्टेट से वो नेशनलिज्म की चीज़ों को बढ़ाया, प्रमोट करा, कौन, मिडिल क्लास। और इसके बाद नेशन स्टेट का उत्पत्ति हुई, नेशन स्टेट का इमर्ज हुआ। ठीक, तो मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट इमर्ज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से नेशन स्टेट इमर्ज होती है। और बाद में बोलता है द मेजॉरिटी ऑफ द इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट रूलर्स केम टू बी डेवलप द सेंस ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और द डिसेंट। बोलता है कि पहले तो आपको मिडिल क्लास ने इसको आगे बढ़ाया, किसको, तो नेशन स्टेट को, लेकिन बाद में जो रूरल क्लास जो था वो भी इसमें शामिल हो गया, वो भी ये कहने लगा कि हाँ ये सही है, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए, चेंज आनी चाहिए। ठीक है, और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी बेस पे गवर्नमेंट आनी चाहिए। और बहुत सारे बाद में फिर जो, क्योंकि राजा महाराजा जो थे उनको पता चल गया, एम्परर को पता चल गया कि यदि हम इनको आसानी से लिबर्टी और स्वतंत्रता नहीं देंगे तो ये आक्रमण कर देंगे, ये वॉर करेंगे, जिसमें अल्टीमेट फिर और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है बातचीत करके सही इनको पावर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर बाद में जैसे जर्मन हो गया, इटली के जो अंपायर थी वो स्वेच्छा से ही दे देती है, मतलब उसमें भी वॉर होती है लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से पावर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से नेशन स्टेट का इमर्ज होता है। नेशन स्टेट का इमर्ज होने का एक मेन रीज़न था, वो क्या था, राइज ऑफ द नेशनलिज्म। आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये कहता है क्योंकि ये वाज इट सो ईजी, क्या ये इतना ईजी था, मतलब आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म के कारण, इसको राइज ऑफ नेशनलिज्म के कारण नेशन स्टेट का उदय होना या फिर इमर्ज होना, क्या इतना ईजी था? नहीं, ईजी नहीं था। क्यों नहीं था? तो उसके लिए बताता है, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस और जो राइटर हैं, स्कॉलर हैं, वो नेशन का क्या देते हैं कि व्हाट इज़ द नेशन, नेशन है क्या। तो नेशन है क्या, जैसे इसमें एक रेनन नाम के वो हैं स्कॉलर हैं, वो बोलते हैं कि नेशंस बेसिकली आपको कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजियस या टेरिटरी के बेस पे नहीं बनती। यदि किसी भी देश में एक कॉमन रिलीजन है तो वो अपना देश, तो उसको नेशंस नहीं कह सकते। या फिर आपको रेस, अलग अलग रेस, जाति के लोग हैं, रिलीजन, धर्म के लोग हैं, तो आपको टेरिटरी के बेस पे किसी भी नेशंस का डेफिनेशन ए नहीं है। मतलब ये अपने शब्दों में बोलते हैं कि कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजियंस, टेरिटरी के बेस पे आपको नेशंस को इस्टेब्लिशमेंट या
उसको नहीं बनाया जा सकता। नेशंस कब बनती है, वो तो ये बोलते हैं कि जब किसी भी विशेष पार्ट्स ऑफ लैंड के लोग जब कॉमन हिस्ट्री को एग्जिस्ट करते हो। मतलब जैसे सपोज जैसे किसी भी एरिया के लोग हैं, उनका कॉमन ही हिस्ट्री है, मतलब उनका जो पूर्वज थे उनका हिस्ट्री सेम है, मतलब पूर्वज सेम है, हिस्ट्री सेम है, वो अपने उनके जो पास्ट है वो सब सेम है। तो आपको जब हिस्ट्री कॉमन हिस्ट्री होती है तब जाके कहीं नेशंस बनना चाहिए, या नेशंस की जो कंप्लीट डेफिनेशन हो सकती है। तो ठीक है, रेनन ये बोलते हैं कि किसी भी देश को हम कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, स्टेटी के बेस पर नहीं बना सकते, बल्कि उसमें एक और चीज़ जोड़ना पड़ेगा, वो कॉमन हिस्ट्री शेयर होनी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों का। तब क्योंकि यदि कॉमन हिस्ट्री शेयर होगी तो सबको लगेगा भाईचारा, सब अपना भाई भाई ही है, क्योंकि सबका कॉमन हिस्ट्री है, सबका पास्ट एक है, ठीक है, पास्ट के इशूज एक हैं, तो वो कॉमन फ्रैटर्निटी आएगी, फिर इसके बाद नेशंस बनेगी, ठीक है। ये नेशंस की डेफिनेशन देते हैं। आगे चलते हैं। नेशन स्टेट बोलता है, नेशन स्टेट हमने बताया कि नेशन स्टेट क्या है। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, इसके बाद क्यों राइज ऑफ नेशनलिज्म क्यों हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, इसके बाद एक नई क्लास बनी जिसे मिडिल क्लास बोलते थे, उसने आपको लिबर्टी, फ्रीडम की मांग करा कि खुली मार्केट होनी चाहिए। अब उनको पता चला नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको नई देश का डिमांड किया, किसको, मल्टीनेशनल डायनेस्टी, जो राजा महाराजाओं से। और इसके बाद उन्होंने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा, ठीक है, कि अपना एक अलग ही देश बना देंगे और वो अपना नेशन होगा, अपना नेशन स्टेट होगा। तो नेशन स्टेट बोलता है क्रिएट ए सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी। नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट ये है जब किसी भी प्रदेश, किसी भी एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एक ही आइडेंटिटी शेयर हो। जैसे अब इंडिया में जितने लोग हैं सब अपनी आइडेंटिटी क्या शेयर करते हैं, आई एम इंडियन, वी आर इंडियन, हम इंडियन है, मैं इंडियन हूँ, आप इंडियन, हम सब इंडियन हैं। तो एक कॉमन आइडेंटिटी हुई ना, तभी तो नेशन बनेगी, तभी तो हम इंडिया बोलते हैं, वही बोलता है कि पहले नेशन स्टेट बनाने के लिए पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएटेड एक सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटी का, समान कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग अपनापन फील कर सके, भाईचारा फील कर सके, फ्रैटर्निटी फील कर सके, तभी तो मिलजुल कर रह सके। नेशन बना देने से देश थोड़ी हो सकता है, नेशन बनाने से नेशन नहीं हो सकता ना, जब उस देश के रहने वाले लोग फील करें कि हाँ हम एक ही देश के हैं। जैसे आई एम इंडियन, वी आर इंडियन, एग्जाम्पल के रूप में देख ली, हम लोग सब फील करते हैं। जैसे इंडिया के, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के फ्लैग आती है तो हम चाहे तमिलनाडु के या जम्मू कश्मीर को या फिर अरुणाचल प्रदेश को या गुजरात को, सब फील क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं, हाँ ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये अपनापन फील होता है। तो वही बोलता है कि आपको सेंस, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वो प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तब नेशन स्टेट बनेगा। आगे बोलता है इन कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स। बोलता है कि पहले जब डायनेस्टी, मल्टीनेशनल डायनेस्टी एग्जिस्ट किया करता था, तब ये जो आपको कॉमन कलेक्टिव सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी लोगों में। क्यों नहीं थी, आपको क्यों नहीं थी? यदि कॉमन सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी होती, तो पहले ही आपको बहुत पहले ही नेशन स्टेट बन जानी चाहिए, लेकिन बाद में बनी। क्यों बाद में? इसलिए बनी क्योंकि पहले आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी थी ही नहीं, फ्रेटर्निटी थी ही नहीं। लोग को अपने देश से, अपने एरिया से, जिस एरिया में वो रहते थे उससे लगाव था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मल्टीनेशनल डायनेस्टी एग्जिस्ट करता था वो, और हमेशा उनके क्षेत्र अप डाउन, आगे पीछे होता रहता था। आज वो इस क्षेत्र में है, इस डायनेस्टी के पार्ट्स हैं, एक महीना बाद लड़ाई होगा, कोई और डायनेस्टी उस क्षेत्र को जीत लिया तो उनके पार्ट्स हो गए, वो उनके पार्ट्स हो गए, उनके पार्ट्स हो गए, ऐसे बदलते रहते थे। इसलिए वो अपने देश से उनको टेरिटरी से अपने लगाव ही नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में जब फोर्सफुली आपको मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म को प्रमोट करा, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, तब नेशन स्टेट बना, ठीक है। तब लोगों में ये प्रेरणा जगी कि अच्छा हम एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करने वाले लोग हैं, जैसे तमिल लोग हैं या फिर वो जैसे इंडियन सब हैं। इंडियन क्या है? एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो इंडियन तो इंडिया होनी चाहिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसी तरह लोग जैसे फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, उनका कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है, तो एक फ्रेंच अलग देश होनी चाहिए, ठीक है। जर्मन एक अलग देश होनी चाहिए, इटालियन एक अलग देश होनी चाहिए, इटली एक अलग देश होनी चाहिए। वैसा ही आप बाद में फिर कॉमन स्टेट या नेशन स्टेट बना।
बोलता है कि इससे तो जो पहले नेशन स्टेट या जैसा कोई या सेंस ऑफ कलेक्टिव या कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, इसको फोर्सफुली क्या किया गया, थ्रू द स्ट्रगल, थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल्स, इसको बेसिकली आपको जोड़ के जरिए यू कैन से दैट आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म किया गया, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को अंकुरित या फिर बीजारोपण फोर्सफुली किया गया ताकि नेशन स्टेट उनके अंदर अपने क्षेत्र से के प्रति, अपनी लैंग्वेज के प्रति, अपनी कल्चर के प्रति लगाव हो, अपनी देश के प्रति लगाव हो, अपनी एरिया के जिस एरिया में वो रहते हैं उसके प्रति लगाव हो। इसलिए ये चीज़ फोर्सफुली आपको राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म को उनके अंदर डाला गया। आगे बोलते हैं द थीम ऑफ द चैप्टर्स, the diverse process through which nation state and nationalisms came into being in 19th century Europe। इसके बाद 19th century में इस तरह से क्या हुई, बहुत अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म यूरोप में क्या किया, आया, और इसके बाद धीरे धीरे सारे यूरोप में क्या हुआ, फैल गया। तो वही बोलता है डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इन बीइंग इन 19th सेंचुरी में यूरोप में आया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये आपको फर्स्ट चैप्टर्स का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन था, ठीक है, इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद आपको इस चैप्टर्स में और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, वर्ल्ड का यूरोप कॉन्टिनेंट का नक्शा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ से हम चैप्टर शुरू करेंगे। ये जो था ये आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो था, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शंस हो गया कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। वो जो प्रिंटिंग जो था, मैंने वो जो इमेज था उसका डिटेली मैंने आपको बताया कि वो बताता क्या है, क्योंकि आपका चैप्टर उस इमेज से, उस प्रिंट से ही, प्रिंटिंग से ही शुरू होती है, ठीक है। जब फैड्रिक जिसका राइटर थे, तो इस तरह से आपको मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया और चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इन सब चीज़ों के बारे में बताया। इस चैप्टर्स में आपको ये यूनिफिकेशंस ऑफ इटली, यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिफिकेशंस ऑफ द फ्रांस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे साथ ही साथ। तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इस चैप्टर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप चीज़ों को समझने के प्रयास करेंगे। हाँ, साथ ही साथ आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसको समझने के लिए 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो फिर से जाकर उसको चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा, देखिएगा, और उसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने फ्रांस से ही रिलेटेड चीज़ें हैं तो को रिलेट करके, क्योंकि उसका एक्सपेंशन से यहाँ पर बताया गया है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आशा है कि आप चीज़ों को बहुत केयरफुली लेंगे और चीज़ों को समझने के प्रयास करेंगे। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।